देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? आई एम गुड वासे भाई। क्या बात है, आज तो बड़ा आपने कोट पहना हुआ है। कल तुसी पाए है, मैं तुम कुछ किया लेकिन आपको जच रहा था। है ही प्यारे माशाल्लाह। नहीं आया तो जी ऐसे नहीं लग रहे आज, देखे ना, ब्लैक ब्लैक। ओ नहीं मैं तो नलायक। बैंक ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 500 ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। एक लड़की वासे भाई नु कहंदी कि सर आपका नंबर मिल सकता है, कहंदे 100 रुपए दो तो मैं सिम भी दे देना। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए बने पंजाब असेंबली में 3rd टाइम, जनाब महर मोहम्मद काशिफ पटियार। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पहली दफा पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जनाब मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज खटक साहब तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी हो रही है सर। और बड़ी प्यारी आंखें आपकी। एक शेर मैंने लिखा है जी अपने लिए, क्योंकि शेर बीमारी पे है ना। मोहब्बत से गुजरना है, मोहब्बत ही से जाना है, मोहब्बत कर्ज है तेरा, मोहब्बत ही तराना है, मैंने बरसों गुजारना है तुझे, तू मेरा आखिरी जमाना। हाय होए होए होए। काशिफ साहब क्या हाल चाल है? सर थैंक यू वेरी मच, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, माशाल्लाह तीसरी दफा पंजाब असेंबली का रुख कर लिया आपने कामयाबी से। अल्लाह ताला की करम नवाजी जी, अवाम की मोहब्बत। बिल्कुल, और ये तीसरी बार आए हैं तो वही है असेंबली जहाँ छोड़े गए थे, कुर्सियां शुर्सियां वहीं पड़ी हुई हैं सारी। जी असेंबली तो वही रहती है, बस बंदे लोग आते ज्यादा थे, जाते इस मरतबा कुर्सी ये घर से लेके गए। नहीं लेके नहीं गए नई असेंबली, बल्कि नहीं अब तो सरप्लस है। अब तो सरप्लस है। और कोई ऐसा है कि आपने कोई कुर्सी अपनी मार्क की, उस पर हल्का सा निशान डाल के, क्योंकि अगली बार भी मुझे यही देना। असेंबली में बड़ा अच्छा माहौल है जी, एमपीएस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस पर्टिकुलर में बैठ। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती? वो ये क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप? जी हाँ, मिनिस्टर्स की कुर्सियों के अलावा जहाँ मर्जी जो मर्जी बैठ जाए। जी हाँ। सर आपके क्या हाल है इकबाल भाई? थैंक यू वेरी मच सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, पहली बार असेंबली के अंदर? बिल्कुल सर। सर तो ये कैसा लग रहा है? वो तो आदी हो चुके हैं, आप बताएं। सर मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, अदरवाइज मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मैं बेसिकली सोशल वर्क पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता था। तो सर ये बताएं कि फील कैसा हुआ जब असेंबली में गए, क्योंकि एक टफ इलेक्शन आपने लड़ा। मेरे साथ तो खैर एक अजीब सा ड्रामा हुआ था ना, जब मैं एंटर करने लगा ना तो वहीं पे मुझे उन्होंने रोक दिया। असेंबली ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी पहले तो ड्राइवर उतारो। अच्छा। मैंने कहा कि हो सकता है कि ड्राइवर उतारना होगा, आगे शायद कोई वैले वाले बंदे बैठे हो वो कुछ करेंगे। अच्छा, उतारने के बाद जब अंदर चला गया तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी पार्क करो। मैंने कहा किधर पार्क करनी है? तो उन्होंने कहा आगे कहीं पे जाना है। मैंने कहा मेरे पास तो ड्राइवर नहीं है, वो तो आप लोगों ने पीछे उतार दिया। तो मैंने कहा गाड़ी तो अभी इधर ही खड़ी रहेगी। तो वो वापस आना पड़ा। फिर मुझे डीआईजी साहब थे, उसने कहा कि ड्राइवर लबो। अब वो पंजाबी में लबो गालबन मीन के ढूंढो। मैंने कहा ड्राइवर अभी आप लबो, मुझे क्या पता किधर है। तो फायदा जो है ना ये हुआ कि वहाँ पे जब मैं एंटर कर रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा, बिकॉज आई एम द फर्स्ट पश्तून इन पंजाब स्पीकिंग बंदा जो पंजाब असेंबली में हो ना, तो उसने बात पूछी तो वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि शायद कोई 5 मिनट के अंदर कोई 86,000 लोगों ने देखी थी। ओए होए। तो और सारे ड्राइवर नु लब रहे थे। 86,000 बंदा लबो लब हुआ था उसके साथ। सर मगर मुझे ये बताएं कि बाकी तो हम बाद में करेंगे, ये पहले जो आंखें हैं आपकी नशीली, थैंक यू वेरी मच। ये क्या आमतौर पे लोग सबसे पहले आपके बारे में ये नोट करते हैं या सिर्फ हमने ही की हैं? सर मैं जब यूएन में जॉब कर रहा था, इनफैक्ट मैं आर्मी की तरफ से गया था वहाँ पे बॉस्निया हर्जेगोविना में, तो वहाँ पे जनरली लोग अप्रिशिएट करते थे। पाकिस्तान में तो शायद इन आंखों की ज़्यादा कोई फेवरेटिज्म नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा चीटर होते हैं। पाकिस्तान में जो कंसेप्ट है वो यही है। अच्छा, कहते हैं बेवफा होते हैं। अच्छा, ये बेवफा वाला कोई चक्कर चल रहा है? नो, लेकिन लोग कहते हैं। काश आपने भी कोई ऐसी बात सुनी हुई है इन आंखों के बारे में? हेजल आइज का कि जी वो बेवफा होते हैं। ऑब्वियसली ये सारी एक मिथ सी है ना। आई थिंक आई एम द मोस्ट
लॉयल पर्सन एंड लव पर्सन। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, मगर नहीं, आपकी आंखें माशाल्लाह बड़ी एक नोटिसेबल और यू गॉट ब्यूटीफुल आईज। थैंक यू वेरी मच। तो ये आई एम श्योर आपको वैसे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। अगर गोरे दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं देते कॉम्प्लीमेंट भाई? सर आपकी आंखें इन्हां वेख के बंदा सिर भी वाह सकता है। अखर क्लियर है ना, सब कुछ नजर आता है, तो फिर बंदा सिर भी। यार तुम कोई और तरीके से भी खूबसूरती बयान कर सकते हो आंखों की। हमारे मोहल्ले में ऐसे ही होते हैं भाई। हमारे मोहल्ले में तो बंद टीवी, उस पर रिसर्च बहस कर रहे थे। वैसे आपकी काशिफ साहब से मुलाकात है? सब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो अभी जब इनको देखा तो मैंने इसे पूछा, मुझे जनरली लोग जानते हैं वहाँ पे बीइंग पश्तून, लेकिन मैंने कहा सर मैंने तो पहली बार तब आपको देखा है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो काशिफ साहब तो 3 दफा माशाल्लाह असेंबली में जा चुके हुए हैं, तो आप कोई अगर चीजें पता करना चाहते हो कि फलां कमरा किस तरफ है, कैंटीन का रास्ता कौन सा है, वो सब इनको पता है। आई फील प्रिविलेज कि जब मैं जीत गया था तो मैंने जितने भी हमारे जो मेरे कंटेस्टेंट थे सबको मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने कहा गेम इज़ ओवर एंड अभी मैं नया बंदा हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ऐसी कोई चीज़ें जो आपसे गलतियाँ हुई हैं ताकि मैं ना करूँ, बिकॉज आई वांट टू डिलीवर टू द तो उन्होंने को बताई आपको? कुछ कोई ऐसा तो नहीं था जिसने ब्लॉक कर दिया हो नंबर आगे से? नहीं सर, मैं तो अभी भी जब जाता हूँ कोई करे या ना करे, मैं उनको मुबारकबाद भी कहता हूँ, उनके पास जाता हूँ। अच्छा, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैसेज जो कि जाना चाहिए। हमारी ये जो पोलराइज्ड सिस्टम चल रहा है ना, आई एम नॉट इन दिस फेवर। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हिस्ट्री से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। काश भाई, आपका भी कोई है ऐसा अपने ओपोनेंट्स के साथ कोई ताल्लुक वास्ता? जी बिल्कुल, अभी पीछे तो हमारी यही गपशप हो रही थी। मैंने इनको बताया था कि हमारे इलाके के अंदर भी हम जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो खुदा न खास्ता वी आर नॉट लाइक एनिमीज, तो ये नहीं है। तो एक अच्छा रख रखाव है, खुशी गमी में आना जाना, अदब अदाब से मिलना मिलाना। प्रकाश भाई माशाल्लाह इस मरतबा फिर जीते हैं, तो कितने वोटों से जीते हैं? कैसर भाई जितनी तवक्को थी उससे कम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह लें कि पिछले इलेक्शन से कंपेयर्ड को 15,000 वोट मैंने एक्स्ट्रा लिए थे, शायद इसी वजह से जीत गया। इसी वजह से जीत गया। हाँ, आप 45 वाले हैं कि 47 वाले? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों वाला हूँ जो 1 बजे रिजल्ट लेके घर चले गए थे। 1 बजे दोपहर? कोई रात? अच्छा, रात 1 बजे। मैंने कहा ये तो कोई ज्यादा ही जल्दी नहीं निकल गए। दोपहर 1 बजे पता लग गया सी कि ये जीते ने, फिर रात को रिजल्ट लग गया। इस पर तो पहला इलेक्शन था जिसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी कि क्या होना, क्या बहुत ज्यादा ही कुछ। आपको पता नेटवर्क्स भी डाउन थे, लेकिन वो चूंकि वही बात, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका हो जाता है, तो हमने उसके मुताबिक जो है यानी माइनस नेटवर्क सिनेरियो को पिक्चर किया हुआ था। ओके, तो उससे पहले ही वो 2-2 3-3 यूसीज में एक टीम से। आप तो अब तीसरा इलेक्शन है, अब तो आप मतलब बकायदा पहले भी जी फैमिली के अंदर फिर वो भी अलग चलता रहा, मगर 3 तो आप पर्सनली कर चुके हैं। खान साहब आपका पहला इलेक्शन था? पहला इलेक्शन। तो आप कितने वोटों से जीते? 93,000 टोटल लिए थे और 73,000 जो ना मैंने लिए। लीड 73,000 लीड 73,000 की लीड थी। वो दूसरा बंदा बीमार था सर, क्या? तो सर गिव क्रेडिट टू खान साहब। मैं तो असेंबली सेशन पे भी कहा है कि शायद मेरी बीवी भी मुझे वोट ना देती अगर मेरे पास खान साहब का टिकट ना होता। माशाल्लाह एडा प्यार अच्छा था। ये हालत वैसे सबके साथ होती है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। नहीं, मगर इकबाल भाई इतना अंडर कॉन्फिडेंट अगर आप वोट पे चल रहे हैं सर। मगर मुझे एक बात बताएं काजू भाई, इस बार आप तीसरी बार आ चुके हुए हैं और माशाल्लाह हम आपसे पहले भी जब हमारी कोई बात हुई है तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है और न जाने क्या क्या आपने डिग्रियां हासिल की हुई और काम भी किया हुआ इतना। तो इस बार मिनिस्ट्री में है कोई चांस वगैरह कैबिनेट में आने का या नहीं? इस बार तो चीफ मिनिस्टर भी डिफरेंट हैं जो पिछले 2 बार आपने देखे। जी, अभी जैसे भाई फरमा रहे थे कि देखें पंजाब की पॉपुलेशन कुछ 12.5 करोड़ से ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है। सो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन होती है कि आप 12.5 करोड़ आवाम में से आई मीन अ फ्यू हंड्रेड पीपल रिप्रेजेंट द एंटायर प्रोविंस। तो सबसे बड़ी बात यह ना कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के जिधर बैठे हैं वो भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है। बाकी इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बीबी मरियम साहिबा ने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कर दी हैं और अक्रॉस द बोर्ड इवन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कोई लॉबीज़ या ऐसी कोई चीज़ एक्टिव नहीं है। प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो है वो मिनिस्टर्स बन रहे हैं और उसका पैमाना जाता है, उसमें क्वालिफिकेशन है, उनकी एक पोलिटिकल आउटलुक है, पोलिटिकल बैकग्राउंड है। सो इस तरह की चीज़ों की बेसिस पे उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं। अभी चूंकि कैबिनेट फॉर्म करना उनकी जगह आप भी होते या मैं होता या कोई भी होता तो ऑब्वियसली इतने प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे सर्कल्स होते हैं जिनको केटर करना पड़ता है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि आपने किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। आप ये कह सकते हैं कि मुझे अपने क़यादत पे बिलखसूस मरीम साहिबा पे और सीनियर क़यादत पे पूरा एतमाद है कि उन्होंने जो पैमाना बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आई होप आई क्वालिफाई।
बाकी ये कि मुझे उनकी जजमेंट और असेसमेंट पे भी पूरा एतमाद है। इफ़ आई क्वालिफाई आई फील कि मैं हो जाऊंगा। अभी चूंकि बाकी ये 60% कैबिनेट, हाँ अभी बहुत से पोर्टफोलियोज उनके अपने पास हैं, या एक बंदा 2-3 पोर्टफोलियोज चला रहा है। बहरहाल वही बात, उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती। उम्मीद कर सकते हैं कि हम आप माशाल्लाह मिनिस्टर बन जाते हैं, 2-3 माह आप वेट कर लें, बन गए ठीक है, नहीं तो मेरे पास तीसरे बंदे की जगह है। मगर सर ये बताएं इकबाल साहब, हमने सुना है कि आपने जब इलेक्शन लड़ा तो आपने लोन लेके इलेक्शन लड़ा। या किससे लोन लिया पहले तो ये बताएं। सन इन लॉ से। सन इन लॉ से। अच्छा आपने लिया, और कितना को तकरीबन लगभग लोन लिया ये? मेरे ख्याल में इसको इधर ही पेंड कर देते हैं, या ना कोई नया बताओ मुकदमा चले। वैसे कितने लग जाते हैं इलेक्शन में पैसे अमूमन? यार इतने तो नहीं लगे थे हमारे ऑनेस्टली स्पीकिंग, चूंकि 2 महीने तो मैं कम से कम अपने घर ही नहीं सो सका हूँ। तो यानी कि काफी आप ऑन द गो रहे हैं। मैं 28 जनवरी को, इट विल बी वेरी एस्टॉनिशिंग, मैंने यकीन करो कि छप्पड़ से पानी पिया था, क्योंकि जो कुछ लोग थे वो पीछे थे और मैं वहाँ से भाग गया। और आगे फिर वो तस्वीरें मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आगे 2 गधे चल रहे थे और मैं पीछे फिर रहा हूँ, और ऊपर से चढ़ाई चढ़ा के 2 घंटे ऊपर, काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र मुझे करना पड़ा। और उसकी सीधी बात है कि पीछे पुलिस लगी हुई थी। मैंने कहा यार इनके हाथ में बाकी जो बर्ज हो मुझे। इंटरेस्टिंग इकबाल साहब के 28 जनवरी को आपने छप्पड़ से पानी पिया और 8 फरवरी को छप्पड़ फाड़ के वोट पड़े। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच सर, आपको कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, आप एक्टिंग भी कर सकते थे? ये तो मैं अभी जब असेंबली में आया था ना, तो वहाँ पे हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं उसने मुझे कहा था कि जी आप तैयार हो जाओ, और मैं आपको एक चैनल का उसने नाम लिया कि उसके ड्रामे में मैं कास्ट करूँगा। मैंने कहा सर मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि वहाँ पे जाऊँ। नहीं, वैसे अगर आप सियासत में ना होते और अगर आपको मौका मिलता है एक्टिंग का, तो काम करते? अच्छा, वन सोल्जर इज ऑलवेज सोल्जर। आई वाज अ सोल्जर एंड आई एम अ सोल्जर। नहीं, हमने रोल भी सोल्जर का देना था। आप हामी भरे सर। सर, मैं ननकाना साहब और मियाँ वाली दोनों नहीं कभी गई, तो आप मुझे बताएं आपके इलाके में क्या बेस्ट है अगर मैं जाऊं और वो ट्राई करूं खाने में, या क्या उसका वहाँ पे हमारे वहाँ मटन और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो यूज़ होती हैं। और इसके अलावा हलवा हमारा बड़ा मशहूर है काला बाग का, और बाकी तो हर किस्म की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं ये कहूँगा कि जी मेरी बेटी मेरे पास आई है, इट विल बी अ प्रिविलेज। काशिफ भाई, आप भी कोई बताना चाहें हाईलाइट, अगर वो खाना वगैरह कोई स्पेशलिटी? सिर्फ खाना के ननकाना, इन खातून को खाने से मतलब है। ननकाना की वैसे जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है, क्योंकि वहाँ पे गुरुद्वारा जन्मस्थान, सो इंटरनेशनली सिख भाई जो है हमारे, वो अपनी बैसाखी और वेरियस जो उनके त्यौहार हैं उनके लिए वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे मुतअद्दिद गुरुद्वाराज हैं। बाकी ननकाना एज अ डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही इट्स एब्सोल्युटली ग्रीन, दरिया भी है, और सेंट्रल पंजाब का जैसे एक मुकम्मल देहाती कल्चर है ननकाना का। समटाइम्स बड़ा अजीब लगता है कि आप लाहौर से 60-70 किलोमीटर दूर जाते हैं तो उसका अर्बनाइजेशन से कोई तल्लुक वास्ता ही नहीं है। सो प्योर जो देहाती जिसे कहते हैं हमारा पंजाबी जो है, तो आप अगर तशरीफ लाएंगी तो हमारे यहाँ तो फिर यही होता है, मकई दी रोटियां ते साग ते देसी चूचे एंड ऑल दैट। कन्विंस हो गई आपको, कुछ समझ आई बात? जी, सवाल किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारिया है और मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि अगर ओपोजिशन और हुकूमत आपस में हाथ मिला लेती है तो क्या मुल्क की मिसाल हल हो जाएंगे? बच्चे, जो मेरी एक परसेप्शन है ना विद रिगार्ड टू पॉलिटिक्स, मैं इस बात का हामी हूँ कि हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम हिस्ट्री को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये मुल्क हमारा है। अपोजिशन एंड जो गवर्निंग पार्टी है, हमें इन गरीब लोगों के लिए, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। ये जो ताने का कल्चर है, मैं कम से कम इसकी हिमायत में नहीं हूँ कि फ़लाँ को बंद करो तो फ़लाँ को अंदर करो। हमें इन लोगों को आसानियाँ देनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें जो है ना वो शायद किसी दूसरे डायरेक्शन पे चल रही हैं। वी मस्ट वर्क टुगेदर एंड वी मस्ट वर्क फॉर दिस कंट्री। दिस व्हाट माय जी काशिफ साहब, ये बेटा ऑपोजिशन जो होती है ना, ये चेक होती है हुकूमती वर्क्स के ऊपर। और जो डेमोक्रेसीज बहुत डेवलप हो गए, वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें किसी का महकमे का मिनिस्टर है तो ऑपोजिशन की तरफ से उसको कहते हैं शेडो मिनिस्टर, और वो फुली ऑथराइज होता है गवर्नमेंट के हर रिकॉर्ड को, यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट को चेक करने में एंड एवरीथिंग। सो ऑपोजिशन का रोल बहुत अच्छा है। एक अच्छी ऑपोजिशन का मतलब होता है अच्छी हुकूमत, बिकॉज वो आपको हमेशा अलर्ट रखती है।
अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर मैं किसी को ब्लेम ना मैंने कभी किया ना मैं कर रहा हूँ, लेकिन पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो टॉलरेंट बिहेवियर्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब ऑपोजिशन का जो किरदार होता है, हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं, आज कोई और है, लेकिन मैं ओवरऑल, आपने चूँकि ऑपोजिशन की बात की और हुकूमत की बात की, तो मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के इधर कौन हुकूमती है और कौन ऑपोजिशन है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हम इतनी पोलराइज्ड सोसाइटी में अब गुजारा कर रहे हैं कि वो अदम बर्दाश्त की वजह से हमारा जो ऑपोजिशन का वो रूल है वो कहीं पे रह ही नहीं गया, एंड देयरफॉर इसका बराह रास्त इम्पैक्ट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर भी आता है। सो यस, अगर एक हेल्दी ऑपोजिशन की तरह जैसे आप डेवलप, अभी आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे अगर सीरीज वगैरह देखती हैं तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे ऑपोजिशन का कितना अहम किरदार होता है और हुकूमत उससे कितना, जैसे कहते हैं ना कि अलर्ट रहती है और इसलिए उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। सर मैं एक सवाल पूछना, अल्लाह करे कि इधर भी ऐसा कभी हो। मेरी सवाल पूछना चाह रहा, मैं मशवरा लेना चाह रहा हूँ, मुझे लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? खान साहब, हम दोनों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। चाचा जी, चाचा मैं तो कोई गल ही नहीं की थी। हेलो रिलैक्स, व्हाट हैपेंड? सर जी पता नहीं मैनू क्यों अपना दुश्मन समझते ने। हुआ क्या? या चौधरी, यस, तजन्नबुल मौत बिसबब ज़ालिका, कहंदा मैं मरदे बचे दी वजह तो। अच्छा, मालूम है सब हुआ? क्या किया? पता जी ने की कीता है? कबूल यख्तदी अला अशियाई समीनतन, कहंदे जी ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ वॉल्ट, हाँ वॉल्ट, ਉਹ नहीं ਹੁੰਦੀ सर ਉਹ तिजोरी। हाँ, तिजोरी नहीं हैगी सर, ਉਹ तजोरा हैगा। अच्छा, वॉल्ट होता है जो कमरा होता है। सर जी पूरा कमरा हैगा और एਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੇਟ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਖੁੱਲਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। बस सख्त जो इन्होंने बनाया है। अशियाउल कसीर फी, कहते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਸलन अतूब ज़हबी, ਇਹ सोने ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, अयवा अलमासुन, डायमंड, डायमंड, फिद्दतुन, फिद्दतुन चांदी, अयवा डॉलर, पाउंड्स, रियाल, दिरहम, अयवा अशियाउल कसीर। हाँ जी, थब्बे लगे होंगे ने सर अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो हुआ क्या है वहाँ पे? अयवा दखलतु लिअनज़फी नफ्सी, सवी एडजस्टमेंट फी हज़ा शय्य, चीज़ां जड़ियां सन ना जो बिखरियां पईयां सन ते मैं कहना जरा मैं एडजस्ट कर लवां। ओके, मालूम ला तसिक बिअय्यि शख्सिन आखर लक़द अग़लक़ल बाब दख़ल मिन ख़ारिज। सर जी मैं इस वास्ते दरवाजा बंद कीता है। तुमने दरवाजा बंद कर दिया? मैं उतो लंघ रहा सा, अच्छा, मैं समझा किधरे अंदर गए ने ते दरवाजा बंद करना भुल गए ने, ओहो मैं बंद कर दिता। तुहानू पता मैं ईमानदार आदमी, बिल्कुल। मालूम कम यौम? क्या? 3 यौम वाला मुक़सीद, कहंदा 3 दिन मैं अंदर बंद रहा। 3 दिन? सर जी मैनू तो बिल्कुल ही नहीं पता ना, मैं तो राती सुता ना ते मैंने रोण दी आवाज़ां आ रही हैं, फिर हुण मैं किस तरह खोलां सर? इन्नी वड्डी तो जो वड्डा दरवाजा हैगा, मैं हुण किवें खोलां? बंब प्रूफ है सर। ओए होए होए, ते तू चिराग रगड़दा इन्ने आपे हाज़र हो जाना सी। ਉਹ ਸਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਪਈ ਸੀ। ਓਲੇ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਓਏ ਹੋਏ 8 ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 8 ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਪ ਲਵਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਐਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੁਰਾਖ ਕਰਾਇਆ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਰਮੇ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਆਈ ਸਰ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗਾਈ, ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੋਲਿਆ, फिर इन्होंने बाहर कढ़िया। पहली चाबी किधर थी? वो तो मेरी जेब च सी। अंदरों जो सुराख रोटी वास्ते कीता सी, उत्थों मैंने चाबी फड़ांदे ते मैं उस टाइम खोल दिंदा। इंदा मुख माफी। कहंदा तेरे दिमाग च क्यों नहीं गल आई? एडे वड्डे दिमाग च नहीं आई ते एडे च आ जानी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल? तुहानू पहचान बखैर माशाअल्लाह, तमाम मबसूत। कैफ हाल या हबीबी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैफ अलहाल? थैंक यू। सियासतदानों ने पहचानते ने। वो सदीक हक कुल्लो अभी कहंदा भी वो साडे दोस्त है कने नून लीग वाले खास तौर पे। अय्वा हाँ भाईजान काशिफ भाई। अना मालूम काशिफ भाई खुश है कि अरबी आए कुछ ना कोई दे के जाना। ला 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 माफी मुश्किल है इंत आई जी ना। और कहंदे ने कोई ऐसी गल नहीं ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। अय्वा इंत सदीक हक सवा सवा। हाँ जी हाँ जी कहंदे दोस्त है कने साडे हमेशा ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗੇ। अय्वा बहुत शुक्रन। शुक्रिया अदा कर रहे ने। और बड़े मियां साहब भी कर देंगे। चल खल्ली मार दे यार वेलकम बैक टू गपशप। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल इकबाल साहब से है। मेरा नाम रुबीना है। बहैसियत सियासतदान मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप उस्मान बाज़ार साहब की कारकर्दगी से खुश थे? बच्चे जिस पे खान साहब ने ट्रस्ट किया था उसने अपनी कारकर्दगी अपनी हिसाब से बिल्कुल दिखाई है एंड जितना वो कर सकता तो उसने किया है। इतना की कर सकते थे, व्हाटएवर द सिचुएशन, जितना वो कर सकते थे। नहीं मगर ये जवाब उन्होंने सही दिया कि जितना वो कर सकते थे उन्होंने वो किया और अपने हिसाब से उन्होंने कारकर्दगी सही दिखाई। जी 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 सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है। मेरा सवाल सर काशिफ से है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप इक़्तिदार में नहीं आए थे आपकी स्टेटमेंट थी कि गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी, लेकिन अब मोस्टली ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स आ रही हैं। इसकी क्या वजह है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮੂਲੀ ਤੇ ਪੇਸਟ ਲਾ ਕੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। इसका सवाल है जवाब लेने दें। जी काशिफ साहब। जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स होती हैं, PMLN ने कभी भी इस चीज़ को एडवर्टाइज़ नहीं किया कि हम इतनी नौकरियां देंगे। हमारा ये एजेंडा नहीं है। PMLN का जो बयानिया होता है हमेशा से, वो अभी भी है, उसको नज़र आने में कुछ देर लगती है लेकिन वो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और मौशियत की बहाली होती है। मसलन आप कह रहे हैं आप मेरे लिए मोहतरम हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि किसने, मसलन मैं एक छोटा सा आम सा नुमाइंदा पार्टी का एक MP हूँ, तो मैंने तो पूरे इलेक्शन के अंदर किसी को नहीं कहा कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी लेके दूँ। आपको कोई आइडिया हो किसने कहा? ये हमारे वज़ीर आला साहब ने बात की है जलसों में कि हम नौकरियां देंगे, घर देंगे, सोलर पैनल देंगे। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम बीवी ने बात की जी, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम नौकरियां देंगे। नौकरियां मतलब फैसिलिटियां होंगी कि स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। जॉब्स होंगी ना, गवर्नमेंट जॉब। सर मैं अगर आप इजाज़त दें, आपने बेटा अब सही बात की। अभी आपको सर ने बताया होगा भाई ने कि थोड़ा सा मेरा मौशियत और उसके साथ स्टडीज़ के साथ ताल्लुक़ है। आई एम श्योर आप भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और जो पढ़ रहा होता है उसको सारा ही इल्म होता है, ज़रूरी नहीं होता कि आपका किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही ताल्लुक़ हो। तो सिंपल सी बात है कि जब इकॉनमी, जब ग्रोथ रेट बढ़ता है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है विच इज़ ओवर 2.2%, अगर आपकी ग्रोथ रेट 2.2% से ज़्यादा रहेगी तो हर एक के लिए एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा। जितनी प्रोडक्शन होती है इतनी इनकम होती है, और जब भी प्रोडक्शन होती है उसमें जॉब और इनकम जनरेशन दोनों ही होती है। सो जब मैंने कहा ना कि हमारा तो प्राइमरी एजेंडा 2013 में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी और मौशियत का बहुत बुरा हाल था और दहशतगर्दी अरूज पर थी, तो उस वक्त हमारा नारा था कि हम अंधेरे ख़त्म करेंगे, बिजली का जो बहरान है यानी उसको ख़त्म करेंगे, मौशियत की बहाली करेंगे और दहशतगर्दी का ख़ात्मा करेंगे। तो वो जब मौशियत की बहाली हुई तो फिर खुशहाली ही खुशहाली थी, और उसमें फिर जॉब क्रिएशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि सोलर पैनल्स की बेताशा स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं और अभी हुकूमत को बने जुमा 8 दिनों में। जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से टेक ओवर करती है तो अमूमी तौर पर ख़जाना बिल्कुल खाली होता है, पहला साल बहुत टफ होता है। ये जो IMF का तोहफा हमें मिला हुआ है इंशाल्लाह ताला 2026 में बिलखसूस इससे हम जान छुड़ा लेंगे, तो तब खुल के पाकिस्तान की मौशियत की जो पोटेंशियल है, अभी तो हर तरह के कर्ब्स जो है वो बाहर बैठे गोरे हम पे लगाई जा रहे हैं और हम मजबूर हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमने मुआहदे किए हुए हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता, जिन्होंने किए वो भी हमारे वज़ीर आज़म थे, ठीक है ना, पता नहीं किन हालात में किए होंगे लेकिन करने पड़ जाते हैं। PMLN ने भी IMF वगैरह के साथ मुआहदे किए थे लेकिन फिर 14 में किया, 16 में उनसे जान छुड़ा ली। बहुत सारी चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये हुकूमती मामला, ये केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं है जो कि 12:30 बजे शुरू हुआ है तो 2 बजे तक तो कम से कम एक चैप्टर कवर हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, एटलीस्ट अनदर ईयर एंड अ हाफ, और इकॉनमी जब राइट ट्रैक पे आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जॉब्स मिलेगी, क्यों नहीं मिलेंगी। और ये जो एक आपने कहा, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कोट किया कि ये जुमला होता है उमन के नौकरियां मिलेंगी और फलां मिलेगा, वो नौकरियों में
गवर्नमेंट नौकरी, यानी कहीं मे भी उसका मतलब ये भी एक आप कर सकते हैं खस के अगर तो वर्ड यूज किया गया कि सरकारी नौकरियां मिलेंगी, फिर एक और बेसिकली मेरा सवाल ये था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस को ये जो नौकरियां लेके आ रहे हैं इसका क्या मतलब है? ये किस लिए है कि 2 माह का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसके बाद बच्चा फारिग? सर पूरी डिबेट है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लेट मी टेल यू चॉइस साहब, आप सरकारी नौकरी अगर करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे? 50,000 फर्ज करें आपने CSS भी किया हो तो आपको क्या 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह तो होना चाहिए कि आपने खिदमत करनी है, लेकिन आपने 1.5 लाख के लिए वो नौकरी चूज करनी है, या जो हमारे पीछे पीछे लोग भाग रहे होते हैं दर्जा 4 की नौकरी दे दें, आपका क्या ख्याल है? वो 30,000 तनख्वाह के लिए करते हैं? ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा बोझ है। पूरी दुनिया इन चीज़ों से बहुत आगे गुजर चुकी है, अब इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि पकड़ के मुन्ने की तरह उसको पालें। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि हालात ऐसा पैदा करें कि हर इंसान को यकसा मौके मिले कि वो मुआशी दौड़ के अंदर अपनी काबिलियत के मुताबिक उसको रोजी रोटी मिले। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एफिशिएंसी। अगर आप 3 साल के लिए आपको एम्प्लॉय कर लिया, फॉर एग्जांपल एज अ डेटा एंट्री क्लर्क, आप फर्ज करें सिफारशी भर्ती होंगे तो 3 साल बाद आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारे जैसे बंदे पकड़ के डेटा एंट्री क्लर्क करा देंगे, इम्तिहान भी पुट्ठा सीधा उनसे करवा के एक बार ओके करा देंगे, और वो 40 साल के लिए इस मुल्क के ऊपर बोझ रहेगा। 40 साल बराह रास्त तनख्वाह, उसके बाद फिर उसकी पेंशन चलेगी जब तक वो जिंदा है, उसके मरने के बाद उसकी बेवा की चलेगी, अगर उसकी बेवा के बाद अगर उसकी बच्ची 18 साल से कम है तो उसको भी मिलती रहेगी। So, इसलिए खुदारा इन चीजों से बाहर निकले। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आपको गेज किया जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म जो रिलायंस है गवर्नमेंट पे ये कम होगी, मे बी ये एक बात कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो सर 300 यूनिट बिजली जो मुझे फ्री मिलनी थी वो उसका क्या हुआ? वो तुहानू सी 1 यूनिट का करंट लवा देंगे। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। मेरा सवाल सर काशिफ से है कि अगर बाहर के ममालिक में लोग टैक्सेस देते हैं तो उस अवाम को रिलीफ भी दिया जाता है, लेकिन ये कि हमारे मुल्क में आए दिन कोई ना कोई नया टैक्स लगा रहे हैं, बजाय ये कि अवाम को कोई रिलीफ मिले आप लोग तो ओल्ड पेंशनर की पेंशन्स भी बंद कर रहे हैं, और इसके जो असरात उनके ऊपर माशी और माशरती जो उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है उसकी सूरत में उन्हें भुगतना पड़ रहे हैं। तो इसके बारे में ज़रा हुकूमत अपने मौक़िफ़ की वजाहत करे। वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन वंस अगेन। पहली बात तो ये कि हम इधर बैठे हर चीज़ का वल्ला कहते हैं, बाहर के मुल्क में ये होता है, बाहर के मुल्क में ये होता है। माशाल्लाह इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ठाकुर साहब का भी साडा ज़्यादा हो, एक अद्धी बारी गई है। अमेरिका हम सो कॉल्ड नंबर 1 कंट्री गिनते हैं, तो आप मुझे बताएं वहाँ पे क्या गवर्नमेंट आपकी हेल्थ के लिए पे करती? हरगिज़ नहीं करती। आपको अपनी इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती। सो आपकी तनख्वाह के अंदर से आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदनी होती है, जिसका मतलब है अगर आप बीमार हो गए तो आपकी कोई अच्छी कंपनी आपके पैकेज पे डिपेंड करेगा कि आपको हेल्थ फैसिलिटी कितनी मिलनी। सो ये जो बाहर का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा एक शेडोई सा है, स्मोकी सा है। हम हमेशा कंपैरिजन्स करते हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि आप अभी ताज़ा अदाद शुमार और बजट अगर देखें तो पेंशन्स के अंदर भी 12% इजाफा किया गया। ये आपको किसने कहा है कि ख़त्म कर रहे हैं? दूसरी बात ये है, अगर मेरे से ज़ाती राय ली जाए, मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एसोसिएशन एज अ मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो कि थोड़ा बहुत इस गोरख धंधे को, इस मुआशियात की स्टेटिस्टिक्स को जो समझता है, अगर मेरे बस में हो तो मैं ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दूँ। उसकी वजह है अभी हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। पेंशन का कोई लिमिट, कोई तरीकाकार होना चाहिए। बाहर की कंट्रीज़ आगे गुजर गई। आपने बाहर की कंट्रीज़ की बात की, मेरे काफ़ी सारे रिसर्च है, मैंने पढ़ाई की है, सुना है, देखा है। पेंशन क्या है? वो प्राइवेट सेविंग है, वो सेविंग है। आप बाहर के मुल्कों में रादर देन आपको पेंशन दें, वो आपको इजाफी सैलरी दे देते हैं कि आप अपनी सेविंग्स अभी से खुद करना शुरू करें। देखे ना, ये मुल्क है, ये मुझे सबसे प्यारा है, अपनी जान से भी प्यारा, आपको भी होना चाहिए। इस वक्त जो पेंशन्स का जो हमारा तरीकाकार है ये दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ भी देख लें तो वहां पे भी ये सिस्टम नहीं है। सो ये इतना बड़ा बोझ है भाई। नौकरी है ना, हम चॉइस से नौकरी करते हैं। अगर मैंने नौकरी करनी है तो मुझे कुछ जबरदस्ती किसी ने सरकारी नौकरी देनी, हम तो शौक से करते हैं ना। और उसका मकसद ये होता है सरकारी नौकरी का। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन को मेरी बात ना गुजरेगी, लेकिन सच क्या है कि आप एक बार एंटर हो जाओ, फिर काम करो ना करो, मरदे दम तक सानू कोई ना कुछ आया होंदी रहे। सिस्टम को इस तरफ आना चाहिए। 20,000 तनख्वाह, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको 25 कर दें और मैंडेटरी कर दें कि भाई 5,000 की सेविंग आज से करना शुरू कर लो, बुढ़ापे में काम आई। बिल्कुल बिल्कुल जी।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहिद है। मेरा काशी साहब से सवाल है कि पीटी की हुकूमत में गुज़िश्ता दौर में जो मंसूबे चल रहे थे, सेहत कार्ड, पनाह गाह, और अब जैसे ही वो नून लीग की हुकूमत आई, वो मंसूबे बंद कर दिए गए हैं। इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। बेटा अभी मैंने बात की कि हम एक पोलराइज सोसाइटी में घुस गए हैं। अब आपने कहा कि सेहत कार्ड खत्म हो गया। मैं अपने भाई से पूछूंगा कि क्या सेहत कार्ड खत्म हो गया या जारी है? चल रहा है, जारी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं वंस अगेन, पेंशन वाली बात देखें, सेहत हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। अब बात ये, दो चीज़ें हैं, हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। आपको पता है इधर बहुत सारे देहाती बैकग्राउंड से भी लोग बैठे हैं, मैं खुद उनमें शामिल हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद जिंदगी में ये 2 या 4 बार ही किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। नहीं तो गाँव के अंदर कोई देसी कंपाउंडर बैठा होता है, उसी के साथ सारी जिंदगी उसकी गुजर जाती है। अल्लाह करे कि हमारे वसाइल इतने बड़े हो जाएं। देखें आप वेलफेयर स्टेट कैसे बनते हैं, मांग के बनते हैं या काम करके बनते हैं? अगर आप जनरेट करके इतना पैसा लाएंगे कि हर चीज हुकूमत अपने जिम्मे ले ले, अल्लाह करे वो दिन आ जाए। आज पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं है कि आप देखें जिसका भी आईडी कार्ड है वो सेहत कार्ड ही है। मसलन अब मिसाल के तौर पे मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने घर से कमाता हूँ, खाता हूँ, मुझे मेरा रब का दिया हुआ, मैं जितना शुक्र अदा करूँ। लेकिन सेहत कार्ड पे तो मैं भी जाके अपना इलाज करवा सकता था। क्या ये सिस्टम अच्छा था? उसमें बाइफर्केशन होनी चाहिए थी कि सेहत कार्ड किस तबके के लिए है। अल्लाह ताला की देन है, कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन इस तरह की लग्जरी को सोच समझ के करना चाहिए था। बड़ा अच्छे माहौल में हमारी गुफ्तगू जारी है, मैं इसलिए इन टॉपिक्स पे नहीं था आना चाहता, लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव होता है हमारे ख्याल में कि मौशियत को इतना तगड़ा कर दें, हर इंसान उसकी इतनी बेहतरी हो जाए। और आप देखें जगह जगह पे BHUs बने हुए हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स बने हुए हैं, RHCs बने हुए हैं, आप उनको अपग्रेड क्यों नहीं करते? अमेरिका के अंदर काउंटी का एक छोटा सा जो अस्पताल है वो भी BHU जितनी जगह पे बना होता है, लेकिन 70 to 80% जो मामला है वो वहीं पे हल हो जाते हैं। अब एक तरफ सेहत कार्ड हो और दूसरी तरफ ये सिस्टम हो, तो चॉइस साहब आई थिंक कि हमें अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को ठीक करना चाहिए। और जो इस मरतबा हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो ये है, घर पे आपको सेहत मिले। आपने एक इनिशिएटिव देखा होगा, वो क्लिनिक ऑन व्हील्स वाला ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू कर दिया है, वो आर्जी तौर पे। अच्छा। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज पे BHU लेवल जो है उसी को इतना कर दिया जाएगा कि 70% जो आपके प्रॉब्लम्स हैं। बीबी मरियम ने मेरे सामने एक बात करते हुए ये कहा था कि हम अपने हर BHU को एब्सोल्युटली ये काउंटी लेवल पे लेके जाएंगे और डॉक्टर्स को मुंह बोली तनख्वाह देंगे और उसके बाद काम हम अपनी मर्जी का लेंगे। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें कि सबकी सेहत के लिए गवर्नमेंट अपना अच्छा रोल अदा कर सके। इसमें जो रिबटल देना चाहूँगा वो ये है कि मैं अगर अपने इलाके की एग्जांपल दूं तो मैं यकीनन बहुत वसूख उससे कह सकता हूँ कि मेरे इलाके की जो BHUs हैं उसके अंदर 90% में डॉक्टर ही नहीं है। मैं मियाँ वाले की बात करता हूँ। जो मेरी अपनी यूनियन कौंसिल है वो तकरीबन 38 किलोमीटर के फासले पे फैला हुआ है, उसके अंदर BHU भी नहीं है ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। तो इकबाल साहब मेरा सवाल ये कि ये अभी का है वाकया या ये 2018 से भी यही चल रहा है? सर मैं तो कहता हूँ कि 1947 से यही चल रहा है। सर ये बीच में जो इतना बुज़दार साहब का एरा था 3.5 साल का, उसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ? मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। मतलब आई एम सरप्राइज कि एक आपकी अपनी पार्टी की गवर्नमेंट 3.5 years और ये कोई इस पे नहीं हुआ सर। उस पर मैं सर के साथ रास्ते में बात कर रहा था उधर, तो मैंने कहा कि जी मेरा जो अपना घर है उसमें 15 दिनों के बाद पानी आता है, जो वाटर सप्लाई है। नहीं मगर ये बड़ी एक सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए, इवन हैविंग अ फेडरल गवर्नमेंट, हैविंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर सो लॉन्ग, और उसके दरमियान में भी अगर नहीं हुआ। ऑनेस्टली इस गुफ्तगू को आपने लेके चलना है, लेकिन मैं कहूँगा कि हम सबको इस वक्त दुआ की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुके हैं, बिल्कुल परेशानी से कहना पड़। आप दुआ करें, कोई भी हुकूमत करे, अल्लाह ताला उसको तौफीक दे कि इन मामलात को बेहतर करे। वेलकम बैक टू गपशप। खड़क साहब हम अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे, सवाल पूछूंगा आपसे, आपको ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे सही जवाब दिया तो 5000 आपका, कि जितनी मर्जी बार जाएं आप लोगों की कॉल होगी। ठीक है, पोजीशन में है, आपको तो अच्छा जरूरत है सर। तो सर पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा बताइए? अब आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डाल दिया, आप खुद फैसला कर ले कौन होगा। नहीं मैंने तो कहा बड़े हैं। बताएं खड़क साहब, आप मान रहे हैं कि आप बड़े हैं? गो अहेड सर, आई एम अराउंड 62। माशाल्लाह, चले बस ठीक है माशाल्लाह। लेकिन हमारे सबसे बड़े फिर इधर बैठे हैं।
जी तो खड़क साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे, और एक की तकरीर पे फिलहाल आप अपने कमरे से जरा बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा, जनाब मुराद सईद और जनाब हमाद अजहर। तो किसकी तकरीर हो रही हो तो बार बार सुनेंगे? मुराद सईद। किसकी तकरीर हो रही हो तो एक बार सुन लेंगे? सलमान अकरम राजा। और किसकी में बाहर जा रहे हैं? हमाद अजहर साहब। ठीक है सर, ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में आप बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद चौधरी और जनाब इमरान इस्माइल। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। महविश हयात ठीक रहेगी। चंगा डॉक्टर साहब गए थे उसे टाइटैनिक ते हर किसी नाल लड़ाई हो रही होनी। नहीं भी डुबना से डुब लॉन्ग फ्लाइट पे है खटक साहब आप सर, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। आपकी कॉल होगी कि सीट किसको देनी है 7 वाली। आपने 12-13 घंटे का सफर है तो किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और फयाजुल हसन चौहान। Give me some other choice. सर जनरल नॉलेज की चॉइस होगी। Go ahead. ओए होए, well done, sir. किस किस्म का सवाल चाहेंगे आप बताइए, मैं उस टाइप की कोशिश करता दिल हूँ। करे आया तो बता दूंगा, नहीं है तो वापस चला जाऊंगा। ठीक है सर, पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस का नाम क्या है? मैं पंजाब का हूँ कि पेशावर का हूँ? मगर काम सबसे ज्यादा आपको पेशावर से ही पड़ता है। नहीं पता। इस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक कौन है? ये भी नहीं आ रहा है मुझे भी। हेल्प आप जा बता सकती सकते हैं। है। आपने काजू भाई यू कांट वो मदद कर वो नहीं ये चलो तो फॉरनर बाहर से जो है वो तो पता नहीं कौन है, मुझे नहीं याद है किसी नहीं कॉर्नर नहीं है। यही कर सर, पहले था वो उधर से आया था। नहीं यही है, अभी इस वक्त भी है। चले छोड़े इसको, आगे आया। अल्टीमेटली आप मुझे उधर ही लेके जाओगे। आप जा ही नहीं रहे, मैं तो डेमोक्रेटिकली मौके दे रहा हूँ। चले सर, एक आखिरी आपके लिए आसान तरीन कर दिया मैंने खटक साहब। जी सर। सर मुझे ये बता दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने की तारीख, दिन, साल? 1996 साल सर बता दिया आपने, महीना और तारीख बताइए। अप्रैल था मोस्ट प्रोबब्ली। सर पहली तो नहीं थी। तारीख बता दी आपने साहब सर। 96 तक तो ठीक है, तारीख इतने भी सब्र कर लो ना, जरूरी है तारीख पे भी जाना है। कम से कम 2500 तो बनते हैं ना। सर आप लोग भी तो एक केपी पे सफर नहीं कर रहे तो हम कैसे इतने में सफर करें? वापस जाना चाहेंगे उस सवाल पे? बुज़दार को ले जाओगे। ये इतनी सी बात थी। इट वॉज सच एन इजी चॉइस। बुज़दार साहब को लेके जब 12 घंटे आपने खामोशी से गुजार रहे हैं। सर आखिरी सवाल है, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस है बैरिस्टर गौहर साहब और शेर अफजल मरवत। बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ले जी काशिफ भाई, आपकी बारी आ गई है। सर बता दीजिए फिर, टेलीविजन पे 3 तकारीर, किसकी तकरीर बार बार, किसकी तकरीर एक बार, और किसकी तकरीर पे फिलहाल कमरे से बाहर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब एहसन इकबाल और जनाब परवेज रशीद। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब की। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? एहसन इकबाल। और कमरे से बाहर जा रहे हैं परवेज रशीद साहब की बारी। उसकी वजह वो बोलते ही नहीं है। ठीक है। ना उन्होंने करनी तकरीर और ना मैंने सुननी। थोड़े उस्मान बुज़दार जी सर, तो चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट पे, आप भी साथ लेके जाएं किसी को, जिसको लेके जा रहे हैं उनको वहीं छोड़ाएं, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब आबिद शेर अली और जनाब दूसरी नाम बताएं। अच्छा आगे बताएं। आबिद शेर अली और तलाल चौधरी। आबिद शेर अली। आबिद शेर अली चांद पे चले गए हैं। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं ख्वाजा इमरान नजीर, मुश्तबा शुजा रहमान और ख्वाजा सलमान रफीक। सेल्फी किसके साथ है? सलमान रफीक। स्माइल किन को दे रहे हैं? मुश्तबा को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? ख्वाजा इमरान नजीर का। टाइटैनिक पे चले सर, 2 VIP पास हैं,
एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाएं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, अज़मा बुखारी और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। मैं मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब साहिबा होंगी, ठीक है। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सरदार अयाज सादिक और जनाब ख्वाजा साद रफीक। अयाज सादिक साहब। अयाज सादिक साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इकबाल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर लाइफ एंड योर टेन्योर, और आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।